प्रिय छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज है 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था। ये आज का सेकंड पार्ट है। ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें पहले से कंडीशन हमें पता रहती है, गिवन रहती है, तो उसके बेस पे हमें कोई अननोन वेरिएबल, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ए और बी की वैल्यू बताना था। और अभी आपको पूछा है कि के किस मान के लिए निम्नरेखीय समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस द सॉल्यूशन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। यानी आपको कहा है कि समीकरणों निकाय का कोई हल नहीं है, तो आप के का वैल्यू बताओ। जबकि समीकरण आपको मिल रही है, इसमें समीकरण इस प्रकार से हैं 3x + y = 1 और साथ में है 2k - 1 के साथ x प्लस k - 1 के साथ y और इक्वस्ट हो जाएगा 2k + 1। ये आपको समीकरण है। हमेशा ये देख लेना चाहिए कि जैसी समीकरण आती है तो आपको ये देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं x के नीचे x, y के नीचे y, =2 के नीचे =2 और कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म रहती है वो कांस्टेंट टर्म के नीचे होना चाहिए। ये है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर k का वैल्यू बताना है। क्या पूछा आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताना। उसके लिए 3 कंडीशन में से कुछ भी मिल सकता है और यहाँ जो वेरिएबल्स है वो भी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फिलहाल k है, हो सकता है यहाँ पे c दे दें, m दे दें, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हमेशा मैं आपको बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि आपको मेथड याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? इसमें लिखा है कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जैसे इसमें कहा है, पहले तो हम a1 b1 c1 के वैल्यू देख लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना है? 3 है। b1 का वैल्यू देख रहे हैं आप, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है और c1 का वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से a2 का वैल्यू हम देख रहे हैं 2k - 1, क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपके लिए a2 बनेगा दूसरी इक्वेशन का। y का जो कोफिशिएंट होगा वो b2 बनेगा, यानी b2 = k - 1 और c2 का वैल्यू हो गया आपका 2k + 1। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको समीकरण में ये लिखा है कि इनका कोई हल नहीं है, तो आपको ये लिखना चाहिए कि दिया है देयर इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिया है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है और इसलिए आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे? सेकेंड वाली, यानी कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2। ठीक है, केवल वैल्यू पुट करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको यहाँ पर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनंतता अनेक हल की कंडीशन देते तो यहाँ हम इक्वल्स टू यूज़ कर लेते। अगर नो सॉल्यूशन की हैं तो ये लगा दी, और अगर यूनिक सॉल्यूशन की होती तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब कोई भी पैटर्न के, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल आपसे पूछा गया है, तो आपको ये देखना चाहिए कि इसमें कंडीशन कौन सी तीनों में से। ठीक है, फिलहाल आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये a1/a2 का वैल्यू है अपने पास 2k - 1। इसी प्रकार से b1/b2 मीन्स 1/k - 1 और नॉट इक्वल्स टू हैं c1/c2 1/2k + 1। ओके, आपको वैल्यू k का बताना है, इसलिए इन दोनों पार्ट को ले लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को लेंगे 3/2k - 1 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3k - 3, ठीक है, = 2k - 1। k का वैल्यू बताना है, इसको इधर लाएंगे तो 3k - 2k, और ये माइनस की मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे बच्चे 1 + 3 कर देते हैं। देखिए आप, बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक हुई इसमें? माइनस का इधर जाकर के तो प्लस हो जाता है, ये तो बच्चे को पता है, पर यहाँ जो था उसका ध्यान नहीं रहता है। ये माइनस का विशेष ख्याल रखें आप। 3k - 2k, k बचा, और यहाँ 1 + 1 माइनस होता है। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा माइनस करती हैं आप, बार बार इसीलिए मैं बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। इस प्रकार से k का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। तो बड़ा इजी गोइंग, ठीक है। इसके बाद में इसी का एक क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको 2 इक्वेशंस दिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें लिखा है कि निम्नरेखीय समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। मतलब हम समझ चुके हैं कि दोनों मेथड हमें आती है। ठीक है, उसका ये कहना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करें और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करें, और बताइए कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। वो हर बच्चे का अपना अपना लुक होता है।
कि वो किसको बेटर माने। तो इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई ये लिखेगा कि सर विलोपन विधि ही अच्छी है, या कोई बोलता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छा है। जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या देना है। ये क्वेश्चन था हमारा, इसी प्रकार से 3x + 2y = 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसने बोला है कि एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो निश्चित रूप से देखिए, पहला काम तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं। तो यहाँ मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तब थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब यहाँ पर कहीं एक जगह हमें कोफिशिएंट 1 नहीं मिल जाता। अगर ये ऐसा होता तो हम क्या करते, x का वैल्यू निकाल के इसमें रख देते, तो ईजी हो जाता। तो बट यहाँ पर अभी 8 है, अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, 9 - 5/8 आएगा, और उसको फिर वापस यहाँ रखने में हमें परेशानी होगी। मतलब आप इसको करके देखना और फिर लिखना कि उपरोक्त तो दोनों विधियों से हमने हल किया है, और निश्चित रूप से आपको प्रतिस्थापन विधि ही कठिन लगेगी। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको हर बार वही स्थिति रहेगी कि फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, 2 या 3 स्टेप के बाद आंसर आ जाता है। चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में या कोई भी नंबर्स हो, कितने भी बड़े हो, चाहे आपके अननोन वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो, तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटर ही रहती है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगेगी। a1 b1 c1 इसमें ना देखते हुए इसको पहले इधर ले आना। तो -9 = 0, इस प्रकार से -4 = 0। मैंने आपको बताया था कि उधर 0 होना जरूरी है। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं तो उसका सबसे पहला काम ये देख लीजिए कि RHS में उधर 0 होना चाहिए। ठीक है, आप इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम बिना 0 के भी कर सकते हैं, हमको क्लास में करवाया। वे कर सकते हैं, बट फिर उस समय आपको फार्मूला जो मैंने बताया वो अप्लाई नहीं होगा। वो अप्लाई करना है तो फिर आपको y का जो कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो एक सिस्टम है याद करने का कि BC BC CA CA AB AB, वो फार्मूला अगर आपको याद करना है और लगाना है तो आप इसको इधर ला करके उधर 0 बनाने के बाद A1 B1 C1 का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड से सॉल्व करना और फिर आखिरी में लिख देना कि भाई हमको कौन सी मेथड अच्छी लगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे लिए बेटर है। ठीक है, रीज़न कुछ देने की ज़रूरत नहीं। ये एक केवल इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य था कि बच्चों को दोनों मेथड में अंतर समझ में आए। ओके, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 से हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं वापस से जो पिछली बार किए थे वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड। तो इसमें से हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम के सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 पार्ट है, मैं आपको पांचों पार्ट बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 5-5 हर बार आपके वर्ड प्रॉब्लम के 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन होगा और एग्जाम्पल अलग है। तो आपको मान के चलिए कि इसमें से आना है। टाइम आपके पास बहुत है अभी, इसलिए आप पूरा सिस्टमेटिक घर बैठ करके और पूरे वीडियोस को ध्यान से देखते जाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, और उसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।